बिजलीपुर नाम के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे कुमार का एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा भले ही छोटा था, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तालाब का पानी भी गर्म हो चुका था। कुमार अपने मिट्टी के चूल्हे के पास खड़ा पसीने से तरबतर हो रहा था। तभी अचानक दूर से घोड़े की तेज आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। कुमार ने सिर उठाकर देखा तो एक डाकू उसकी तरफ आ रहा था। डाकू के कपड़े धूल से भरे थे और उसके हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी। भैरू सिंह ने गुस्से में बंदूक सीधे कुमार के सीने पर तान दी। ढाबे के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गर्म हवा ऐसे चल रही थी जैसे आग उगल रही हो, लेकिन कुमार के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, पहले बैठ जाओ, तुम बहुत घायल लग रहे हो। खाना तो मिल जाएगा, लेकिन अगर जख्म नहीं भरा तो खाना भी काम नहीं आएगा। अरे, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैं डाकू हूं। मेरे लिए जो भी इस ढाबे पर आता है वो मेहमान होता है, चाहे वो डाकू हो या साधारण इंसान। ये सुनकर भैरू सिंह के हाथ थोड़े कांप गए। बंदूक धीरे धीरे नीचे हो गई। कुमार तुरंत अंदर गया, कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उनमें सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर गर्म किया। फिर धीरे से उसके घाव पर लगाने लगा। कुछ देर बाद दर्द कम होने लगा। भैरू सिंह की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तक लोग मुझसे डरते रहे, लेकिन तू पहला इंसान है जिसने मेरी मदद की। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आज तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डाकू भैरू सिंह अभी चैन से बैठकर गर्मा गर्म मटन खा ही रहा था। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर सुकून बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से जीप की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। गांव के बाहर धूल उड़ाते हुए पुलिस की गाड़ी आकर कुछ दूरी पर रुक गई। जीप से एक इंस्पेक्टर उतरा और आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी उसे गांव का मोहन दिखाई दिया, जो घबराकर अपनी धोती संभालते हुए खड़ा था। अरे ओ, तुम यहां आओ। जी साहब, यहां कहीं एक डाकू भागकर आया है। नाम है भैरू सिंह। देखा है उसे? नहीं साहब, मैंने तो यहां किसी डाकू को नहीं देखा। इतनी भयंकर गर्मी में भला कोई यहां क्यों आएगा? सच बोल रहे हो ना? अगर छुपाया तो अच्छा। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? लेकिन हां, उधर एक ढाबा है, शायद वहां कोई अजनबी आया हो। आप जाकर देख लो। चलो ढाबे की तरफ चलते हैं, वहीं पता लगेगा। जैसे ही पुलिस की जीप ढाबे के बाहर आकर रुकी, भैरू सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। वो झटके से खड़ा हुआ और गुस्से से कुमार की तरफ देखने लगा। ओए कुमार, मैं तो तुझे सीधा साधा इंसान समझ रहा था, लेकिन तूने तो मेरी पीठ पीछे छुरा घोंन दिया। दोस्ती का दिखावा करके पुलिस बुला ली। देखो, तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाकर कहता हूं, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मेरे लिए मेरा ढाबा ही सब कुछ है। मैं इसे खतरे में क्यों डालूंगा? तो फिर ये पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? आसमान से टपक पड़ी क्या? दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। हो सकता है किसी और ने खबर दी हो, लेकिन मैं नहीं। अगर मुझे तुम्हें पकड़वाना होता तो मैं तुम्हारा इलाज क्यों करता, खाना क्यों खिलाता? बात तो तेरी सही लग रही है, लेकिन भरोसा करना आसान नहीं है। पीछे जाओ, वहां पड़ा आटे का डब्बा रखा है, उसके अंदर छिप जाओ। ऊपर से मैं बर्तन रख दूंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। अगर ये तेरी कोई चाल हुई तो? अगर तूने वहीं फंसा दिया तो? अगर मुझे तुम्हें फंसाना होता तो अभी तक पुलिस तुम्हें पकड़ चुकी होती। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, फैसला तुम्हारा है। ठीक है कुमार, आज तेरे भरोसे अपनी जान रखता हूं। अगर तू सच्चा निकला तो ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और अगर झूठा निकला। भैरू सिंह तुरंत पीछे भागा, बड़े आटे के डब्बे का ढक्कन खोला और अंदर घुस गया। कुमार ने फुर्ती से ढक्कन बंद किया, ऊपर से बर्तन और बोरे रख दिए। कुमार बाहर आता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन दिल की धड़कन तेज।
वो हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। क्या हुआ साहब? इतनी भयंकर गर्मी में मेरे छोटे से ढाबे पर कैसे आना हुआ? कहीं खाना खाने का इरादा तो नहीं है? दीपक कुमार, हमें पक्की खबर मिली है कि एक खतरनाक डाकू तुम्हारे ढाबे के अंदर घुसा है। अगर वो यहाँ है तो सीधे सीधे बता दो, हम उसे पकड़ने आए हैं और तुम्हें अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। साहब, आप भी मजाक करते हो। इस गरीब के ढाबे पर भला क्या रखा है? न सोना न चांदी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी। ऐसा कौन सा डाकू होगा जो यहाँ आने की सोचेगा? देखो कुमार, हमें बेवकूफ मत समझो। अगर तुम उसे छुपा रहे हो तो तुम्हें भी सजा हो सकती है। सोच लो, सच बोलने में ही भलाई है। साहब, मैं एक सीधा सादा आदमी हूं। दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। झूठ बोलकर या किसी को छुपाकर मैं अपनी रोजी रोटी को खतरे में क्यों डालूंगा? तुम्हारी बातों में सच्चाई तो लग रही है, लेकिन याद रखना, अगर बाद में पता चला कि तुमने हमें धोखा दिया है तो बहुत भारी पड़ेगा। साहब, आप मुझ पर भरोसा रखो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई नहीं है तो हम चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो डाकू तुम्हें कहीं भी दिखे तो तुरंत हमें खबर करना। इंस्पेक्टर ने आखिरी बार ढाबे की तरफ देखा, फिर सिपाहियों को इशारा किया। पुलिस की जीप धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। कुमार धीरे धीरे ढाबे के अंदर जाता है। अंदर से हल्की सी खटपट होती है, फिर ढक्कन धीरे धीरे खुलता है और भैरू सिंह सावधानी से बाहर निकलता है। हाय राम, आज तो सच में जान ही निकल गई थी। डर गए थे क्या? कुमार, तूने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अगर तू चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, इनाम भी मिलता, नाम भी मिलता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं भाई। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज से अगर तुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, बस मेरा नाम लेना। मैं तेरे लिए हर हाल में खड़ा मिलूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अरे नहीं भाई, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे ढाबे पर आता है वो मेरा मेहमान होता है, और मेहमान की मदद करना मेरा फर्ज है। तू इतना अच्छा क्यों है कुमार? इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बस हमारे कर्म होते हैं। और मेरी बात मानो तो तुम ये गलत रास्ता छोड़ दो। मतलब डाकू बनना छोड़ दूं? ये रास्ता आखिर में सिर्फ बर्बादी देता है। आज बच गए, लेकिन एक ना एक दिन पुलिस पकड़ ही लेगी, या फिर मुठभेड़ में जान चली जाएगी। अगर तुम खुद जाकर सरेंडर कर दोगे तो हो सकता है पुलिस तुम्हारी सजा कम कर दे, नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है कुमार, मैं तेरी बात को हल्के में नहीं लूंगा, इस बारे में जरूर सोचूंगा। अगले दिन गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ऐसे आग बरसा रहा था जैसे आसमान से अंगारे गिर रहे हों। हवा भी गर्म तवे जैसी लग रही थी। सड़कें सूनी पड़ी थीं और कुमार का ढाबा भी लगभग खाली था। कुमार चूल्हे के पास बैठा उदास नजरों से खाली बर्तनों को देख रहा था। भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? तभी अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सेठ गुस्से में ढाबे के सामने आकर खड़ा हो गया। नमस्ते सेठ जी, आइए बैठिए। नमस्ते वमस्ते छोड़। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा किराया दे या ढाबा खाली कर दे। सेठ जी, आपको तो पता ही है, पिछले कई महीनों से ढाबा ठीक से नहीं चल रहा। इतनी भयंकर गर्मी में कोई बाहर ही नहीं निकलता। मैं कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा चाहिए, समझा? और सुन, अब तो बात और भी आगे बढ़ चुकी है। क्या मतलब सेठ जी? मतलब ये कि मैंने ये ढाबा और इसकी जमीन दोनों बेच दिए हैं। क्या? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? फिर मैं कहां जाऊंगा? मुझे क्या पता, कहीं भी जा, ये मेरी समस्या नहीं है। सेठ जी, दया कीजिए, यही मेरा एकमात्र सहारा है। लोग मुझे यहीं जानते हैं, यहीं आकर खाना खाते हैं। अगर ये भी छिन गया तो मैं क्या करूंगा? जब किराया देना था तब याद नहीं आया, अब रोने से क्या होगा?
व्यापार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, समझा? बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए सेठ जी, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बहुत मौके दे दिए मैंने, अब और नहीं। कल तक मुझे ये ढाबा खाली चाहिए, समझे तुम? इतना कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला गया। कुमार वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें ढाबे की हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे सब उससे छिनने वाला हो। कुमार अपने छोटे से घर में आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। बाहर गर्म हवा चल रही थी और अंदर उसका मन भारी था। वह खुद से बुदबुदा रहा था। कल से ये ढाबा भी नहीं रहेगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई, खटखट। दरवाजा धीरे से खुला और सामने भैरू सिंह खड़ा था। अरे भाई, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ कुमार, मैं तेरी बातों के बारे में बहुत सोचता रहा। सारी रात नींद नहीं आई। क्या सोच रहे थे? मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं ये गलत रास्ता छोड़ दूंगा। मैं पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम सीधे थाने चले जाओ। यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मैं तेरा एहसान चुकाए बिना नहीं जाना चाहता था। अरे, मैंने कौन सा एहसान किया है? नहीं कुमार, तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने मुझे एक नई सोच दी है और मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। क्या मतलब? देख, मेरे ऊपर सरकार ने बड़ा इनाम रखा है। अगर तू पुलिस को खबर देगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे और इनाम के पैसे तुझे मिलेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तेरी मदद इंसानियत के नाते की थी, इनाम के लिए नहीं। मुझे पता है, इसलिए तो चाहता हूं कि ये इनाम तुझे मिले। तू मुश्किल में है, तेरा ढाबा भी छिनने वाला है, ये पैसे तेरे काम आएंगे। लेकिन ये सब... इसे मेरी तरफ से धन्यवाद समझ ले। आज अगर मैं सही रास्ता चुन रहा हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। तुम सच में बदलना चाहते हो ना? हाँ, अब और नहीं भागना, अब सच का सामना करना है। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंज उठती है। कुमार घर के बाहर खड़ा खुद से बड़बड़ाते हुए। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। भैरव सिंह बाहर आता है। कुमार, तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन ये हार किसी लड़ाई की नहीं है। ये हार मेरे घमंड की है, मेरे पापों की है। मैंने जिन हाथों से लोगों को डराया, आज वही हाथ कांप रहे हैं। अगर हो सके तो मेरी एक आखिरी मदद कर देना। मेरी सजा थोड़ी कम करवाने की कोशिश करना। शायद मुझे भी एक मौका मिल जाए इंसान बनकर जीने का। कुमार, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। बिना हथियार, बिना किसी लालच के, सिर्फ हिम्मत और सच्चाई के दम पर तुमने एक खतरनाक अपराधी को सरेंडर करवाया है। सर, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। हर अपराधी पैदा नहीं होता, हालात उसे बनाते हैं। अगर हो सके तो इसकी सजा में थोड़ी नरमी जरूर रखिएगा, क्योंकि आज ये डर से नहीं, पछतावे से झुका है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है कुमार। यकीन मानो, कोर्ट में हम इसकी हर बात रखेंगे, इसका पछतावा भी और तुम्हारी सिफारिश भी। जहां तक कानून इजाजत देगा, हम इसकी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इनाम से ज्यादा सुकून इस बात का है कि आज किसी माँ का बेटा गलत रास्ते से लौट रहा है और शायद अब इस इलाके में कोई बच्चा डरकर नहीं सोएगा। कुमार, आज तुमने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, तुमने मुझे मेरे ही गुनाहों से आजाद किया है। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो मैं साबित करूंगा कि मैं बदल चुका हूं। मौका हर किसी को मिलता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे खो देता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है भैरव। कुछ ही दिनों में कुमार की बहादुरी और ईमानदारी की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। पुलिस भी उसके इस साहसिक कदम से बेहद खुश होती है। उसका व्यवहार ग्राहकों के साथ इतना अच्छा होता है कि धीरे धीरे उसका ढाबा इलाके का सबसे मशहूर ढाबा बन जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा डाकू या अपराधी क्यों न बन जाए, एक दिन उसे अपने किए हुए गलत कामों पर पछतावा